रहस्यमय खजाना। राजू और चेतन दो पक्के दोस्त थे और एक साथ ही पढ़ते थे। कॉलेज की परीक्षा पास आने के कारण वह अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे थे। वे दोनों किराए पर एक ही मकान में रहते थे और मकान मालिक हर रोज़ उनसे किराया मांगता रहता था, मगर उनके पास किराया देने के पैसे नहीं थे। मकान मालिक, तुम दोनों ने अभी तक कमरे का किराया नहीं चुकाया है। राजू, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम आपका किराया दे देंगे। मकान मालिक, नहीं नहीं, मुझे आज ही और इसी वक्त किराया चाहिए। चेतन, हमारे पिताजी ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं, इसलिए हम किराया नहीं दे सकते। मकान मालिक, अगर किराया नहीं दे सकते तो कल सुबह इस कमरे को खाली कर देना और यहाँ से रफूचक्कर हो जाना। राजू, चेतन, जो मेरे पास बहन के इलाज के लिए 50,000 रुपये हैं, क्या उनमें से इन्हें दे दूँ? चेतन, 50,000? राजू, उसमें 2,000 कम है, वही इनको दे दें। मेरी बहन का क्या है, उसका इलाज फिर कभी हो जाएगा, तब तक वह ज़िंदगी और मौत से लड़ती रहेगी, लेकिन उससे इन्हें क्या? मकान मालिक को राजू की दुख भरी बातें सुनकर कहता है, यह लो 2,000 और अपनी बहन का इलाज करवाओ। मैं इतनी ही निर्दयी नहीं हूँ, तुम्हारी बहन का दर्द भी ना समझ सकूं। मकान का किराया फिर भी कभी दे देना, तुम्हारी बहन पहले की तरह स्वस्थ जरूर हो जाएगी, भरोसा रखो। चेतन, अरे चाचा जी, मुझे कुछ नहीं, मैं तो बस यह सोच रहा था कि इसकी बहन पैदा कब हुई, मुझे पता कैसे नहीं चला। मकान मालिक, क्या तेरी कोई बहन नहीं है? तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ यहाँ से। मकान मालिक दोनों को कपड़े और ज़रूरत का सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक देता है और इन्हें जाने को कहता है। वे दोनों अपना अपना सामान उठाकर जंगल की तरफ भटकते भटकते पहुँचते हैं। वहाँ एक बंदर राजू की टोपी छीनकर पेड़ पर चढ़ जाता है। राजू, अरे बंदर, यह टोपी मुझे दे दे, वैसे भी मेरे पास केवल यही एक टोपी है जो मुझे पसंद है, दे दे। चेतन, एक काम कर, तू उसे पत्थर फेंक कर मार और फिर यह बदले में टोपी फेंक कर मारेगा। राजू ठीक है, ऐसा ही करता है। और पास ही खड़े पत्थर को उठाता है और बंदर पर फेंकता है, लेकिन बंदर टोपी के बजाय पेड़ पर लगे आमों को तोड़कर राजू के ऊपर फेंकता है। जब आम खत्म हो जाते हैं तो वह डाली में फंसे नक्शे को फेंक कर मारता है। चेतन, सच ही कहा किसी ने, जमाना पूरी तरह बदल गया है। तभी तो बंदर हाथ में सामान की बजाय आम तोड़कर मार रहा है। और यह नक्शा कैसा है, जरा देख तो इसे। राजू, अरे ये तो मुझे किसी खजाने का नक्शा लगता है। चेतन, क्या खजाने का नक्शा? ये तो बहुत अच्छा हुआ, अभी अभी किराए के मकान से निकले और अब खजाने का नक्शा मिल गया। राजू और चेतन नक्शे को उठाकर नक्शे के मुताबिक बताई दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पेड़ बंदर पीछे से उसकी टोपी को भी फेंक देता है। राजू टोपी को उठाकर पहनता और फिर दोनों नक्शे की दिशा में बढ़ते हुए एक गुफा के पास पहुंचते हैं। राजू, नक्शे के अनुसार तो यही गुफा है। चेतन, अंदर चलकर देखते हैं कि रास्ता कहाँ तक जाता है। तभी गुफा में से आवाज़ आती है, तुम्हें अगर मेरे अंदर आना है तो सबसे पहले एक काम करना होगा। राजू, काम? कैसा काम? आवाज़, इस गुफा पर एक ताला लगा हुआ है और इस ताले की चाबी इसी जंगल के एक तालाब में है। वह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे मगरमच्छ हैं जो बहुत भूखे हैं। सूर्योदय होने से पहले तुम्हें इस काम को अंजाम देना होगा, नहीं तो तुम हमेशा के लिए उसी तालाब में कैद हो जाओगे। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। इसके बाद दोनों उस तालाब की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही दोनों तालाब पर पहुँचते हैं, उन्हें तालाब में कई सारे मगरमच्छ तैरते हुए दिखाई देते हैं। राजू, अरे यह तालाब तो पूरी तरह मगरमच्छों से भरा हुआ है, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो यह मगरमच्छ हमें ही खा जाएंगे। चेतन, लेकिन हमें खजाने तक पहुंचने के लिए इस पड़ाव को तो पार करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है, हम दोनों तालाब के दोनों सिरों से चाबी ढूंढने के लिए जाएंगे। जैसे ही पहला तालाब में घुसेगा, सारे मच्छ उसी की ओर जाने लगेंगे और पीछे की ओर से दूसरा तालाब से चाबी निकाल लेगा। राजू, यह काम मैं करूँगा। चेतन, तू क्यों? मैं करूँगा। राजू, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूँ। चेतन, इसमें बड़े भाई और छोटे की क्या बात है, मैं ही आगे से जाऊंगा और तुम पीछे से चाबी निकाल लेना। इसके बाद राजू और चेतन दोनों अपनी जान की बाजी लगाने के तैयार हो जाते हैं। चेतन की काफ़ी जिद करने पर भी राजू नहीं मानता और वह सबसे पहले तालाब में कूद जाता है। तालाब में कूदते ही सारे मगरमच्छ एक सुनहरे कमल के फूल में बदल जाते हैं। चेतन, यह क्या? तालाब के सारे मगरमच्छ कहाँ गए? यह सारे तो कमल का फूल बन गए।
तभी तालाब के बीचों बीच एक तेज रोशनी होती है, उसमें से एक देवी प्रकट होती है। चेतन कुछ समझ नहीं आ रहा है। मगरमच्छ कमल का फूल बन गया और तालाब में से देवी प्रकट हो रही है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? राजू और चेतन की दुविधा देख देवी बोलती है, मैं इस तालाब की देवी हूँ और इस तालाब की रक्षा करती हूँ। मैं ये मगरमच्छ बनकर तालाब की रक्षा कर रही थी, मगर तुम्हारे मन की सच्चाई और एक दूसरे के लिए अपार प्रेम देखकर तुम्हारे सारे रास्ते खोल दिए। अब तुम्हें कोई विपत्ति नहीं आएगी। तुम आसानी से इस तालाब में से खजाने की चाबी ले सकते हो। इतना कहकर तालाब की देवी गायब हो जाती है। राजू और चेतन तालाब में चाबी ढूंढने के लिए टूट पड़ते हैं और गुफा की चाबी ले आते हैं। वे दोनों चाबी को गुफा के ताले पर लगाते हैं और गुफा के दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे ही वह दोनों गुफा में अंदर घुसते हैं तो चमगादड़ों का एक झुंड आता है और चेतन को उठा ले जाता है। इसको क्यों उठा ले जा रहे हो? इसको तो यहीं छोड़ दो। इसमें से चमगादड़ की रानी बोलती है, मैं तुम्हारे इस दोस्त को छोड़ दूंगी अगर तुम इस छोटी गुफा के ताले को खोलने में कामयाब हो गए तो। राजू, भैया खुलेगा कैसे? चमगादड़ की रानी, इसकी चाबी यहीं पर है। राजू जल्दी जल्दी उस चाबी को अपने आसपास ढूंढना शुरू कर देता है, मगर उसे चाबी नहीं दिखती। थककर एक पुतले पर हाथ रखकर बैठ जाता है। राजू के हाथ रखते हुए पुतला घूम जाता है और छोटी गुफा का दरवाज़ा, इस छोटी गुफा की चाबी मैं तो जाने कहाँ कहाँ ढूंढ चुका हूँ। तभी चमगादड़ आती है और चेतन के ऊपर ही छोड़ जाती है। चेतन बेचारा जमीन पर गिरकर अपनी कमर सलाता हुआ खड़ा होता है। अब वह दोनों गुफा में और आगे बढ़ते हैं। तभी उन दोनों का पैर फिसलता है और वह गड्ढे में जा गिरते हैं। वह गड्ढा किसी रहस्यमय रास्ते की ओर जा रहा था। दोनों उस ओर चल देते हैं। वहाँ उन्हें एक नदी दिखाई देती है। राजू, नक्शे के मुताबिक तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, पर इस नदी को पार कैसे किया जाए? यह तो कोई नाव भी नहीं दिख रही। चेतन, हमें इस नदी को तैरकर पार करना होगा, क्योंकि खजाने तक पहुंचने के लिए हमें नदी और नक्शे को पार करना होगा। यह देखो, नक्शे में भी यही लिखा हुआ है। राजू और चेतन नदी में कूद जाते हैं और तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है जो खुफिया रास्ता होता है। चेतन, अब यहाँ तो आ गए हैं, पर ऐसा ना हो कि बाहर के लोगों को हमारे बारे में पता ही ना चले। यह अजीब तो है, आगे बढ़ सकते हैं लेकिन पीछे लौटने का कोई भरोसा नहीं है। राजू, अभी हमारे लिए खजाना ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद राजू और चेतन फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें रास्ते के ठीक सामने एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। राजू, चेतन, देख, यह मूर्ति सोने से लदी हुई और कितनी बड़ी भी है ना? हाँ, बहुत सारा सोना, चांदी और सरफिया खजाने हैं इसके हाथों में। राजू उस मूर्ति के हाथों में से उस खजाने को बक्से में उठाता है। जैसे ही राजू उस बक्से को उठाता है, गुफा के अंदर पत्थरों का गिरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यह पत्थर आकार में बड़े होते जाते हैं। राजू, चेतन, लगता है जैसे ही हमने इस मूर्ति के हाथों में इस बक्से को उठाया है, इस गुफा में पत्थरों की बारिश होना शुरू हो चुकी है। चल निकलते हैं यहाँ से। चेतन, हाँ चल। दोनों भागते भागते उस गुफा से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे दोनों गुफा से बाहर आते हैं, गुफा देखते ही देखते मिट्टी और पत्थरों का ढेर बन जाते हैं। वे दोनों खजाने के बक्से को पाकर बहुत खुश होते हैं। राजू, अब तक हम किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अब हम अपने मकान को लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता। चेतन, हाँ, सही कहा तुमने। इससे तो अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हम किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने मकान के किराएदार को रखेंगे। राजू, पर हम किराएदारों से हर महीने का किराया नहीं लेंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हमारे मन में किस तरह के विचार होते थे। राजू और चेतन उस सोने की घड़ी बेचकर एक अच्छी सी गाड़ी और एक बंगला खरीदते हैं। वे दोनों अब काफ़ी अमीर हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। ऐसे ही नई नई कहानियों को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ विथ एसकेएस को फॉलो करें।